तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ाए थे वो सब कुछ बेसिक था, ठीक है। अब आज की क्लास में भी हम एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की चीजें देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो ये, आज की क्लास के अंदर ना मैं आप लोगों को मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगा। हम लोगों ने जो मोशन के बारे में बात की थी वो क्या था एक्चुअल में, वो था ये कि जो मोशन होता है ना वो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसके अंदर है, मोशन में। और अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती तो हम ये कहते हैं कि वो किस पर है, रेस्ट पर है। जाहिर सी बात है, अब सुनिए ध्यान से, हमें पता चल गया व्हाट इज मोशन। मोशन किसे कहा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलता है तो हम ये कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलता तो हम ये कहते हैं कि वो रेस्ट पर है। अब देखिए, मोशन को भी जब हम लोग स्टडी करते हैं ना तो हमें मोशन के कुछ अलग अलग टाइप्स दिखते हैं। वैसे तो कई बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है, लेकिन अब क्या है सुनना। मैं आज की क्लास में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, वो क्या है सुनिए। उसका नाम है मोशन इन 1, 2 and 3 dimension। तो आप सुनिए ध्यान से, आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशन। हम एक एक करके इनके मोशंस को स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन, या फिर मैं इसको बोल देता हूं 1 डायमेंशनल मोशन, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन। अब सुनिए ध्यान से, व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से और तरीके से समझना। जो चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं उस पर फोकस जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन की, तो एक आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो कहा यह जाता है कि एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जब भी मोशन करता है तब इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो इसकी पोजीशन को बताते हैं उनमें से अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है 1 डायमेंशनल मोशन। अब बात यह है आखिर इसका क्या मतलब है, मैं आपको अब आसान शब्दों में इस बात को समझाता हूं, सिंपल वे में। कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज कर लीजिए मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से एक 2 एक्सिस बना दी, एक एक्स एक्सिस बनाई और एक एक्सिस कौन सी बना दी, वाई एक्सिस। और मान लीजिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 0, तो इस जगह पर क्या लिखूंगा, 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। इसी तरीके से यहां पर अगर लिखा जाए तो 1, फिर यहां पर 2, यहां 3 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, इस तरीके। अब मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, यहां पर मैं आपसे पूछूं भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप बोलोगे सर इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, अभी ओरिजिन पर है। अगर ये ऑब्जेक्ट 0 से चलते चलते 1 पे पहुंच जाए, मैं बोलूं यहां से चला यहां पहुंच गया, अब क्या है इसके कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे अब इसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। मैथ में सभी ने ये पढ़ा हुआ। ऐसे ही अगर ये 1 से चल करके 2 पे पहुंच जाए और फिर बोलूं इसके कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे 2, 0। फिर 2 से 3 पे पहुंच जाए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 0। फिर 3 से 4 पे पहुंच गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 0। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में वो चल रहा है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर वो चलता जा रहा है तो आप जब इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। सिर्फ पहला वाला यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने वाले कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो
तो हम इस तरह के मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। और इस तरह के मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसी लाइन में चलता है, कैसी डायरेक्शन में चलता है, किस तरीके का मोशन करता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है। मैं अभी आपको ना इस बात को बहुत बेटर तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ढंग से समझते रहेगा। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था तीन हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे लास्ट क्लास। एक था वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक था टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और एक था जिसे बोलते थे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ लेंथ होती है, जैसे कि एक धागा या एक रस्सी। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है, जैसे कि एक कागज एक कॉपी का पेज देखेंगे तो उसमें लेंथ भी नजर आएगी और उसमें ब्रेड्थ भी नजर आएगी, तो वो हो गया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो, उसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक क्यूबॉइड। तो ये, या फिर एक जूते का जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, शू बॉक्स, उसमें भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, तो आप बोलोगे वो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में चले तो हम उसके मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अगर वो दो डायरेक्शन में चले तो उसके मोशन को बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और अगर वो तीन तीन डायरेक्शन में चले तो हम उसके मोशन को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका क्या मतलब है, सुनिए। मैंने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में चलता है तब उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स में से तीन कौन कौन से होते हैं, एक्स, वाई और जेड। आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड की थी, तब मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था। तब मैंने कहा था कि मान लीजिए एक पॉइंट है पी और किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, एक्स, वाई और जेड। अगर इन तीनों में से कोई सिर्फ एक ही पोजीशन का कोऑर्डिनेट चेंज हो, बाकी कोऑर्डिनेट ना चेंज हो, तो हम इस तरह के मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, या बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ना कैमरा थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करना इस चीज को। देखिए, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको पास कर देता हूँ। आवाज सभी के लिए क्लियर है ना भाई? आवाज में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ओके, अब सुनिए, व्हाट इज वन डायमेंशन, व्हाट इज टू डायमेंशन एंड व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। ध्यान से और तसल्ली से सुनो। आप लोगों को ये चीज याद होगी, मैंने आपसे ये कहा था सिंपल वे में कि हमारे पास तीन एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक कौन सी है, जेड एक्सिस। मान लीजिए ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये एक ओरिजिन है। अब मैं इस ओरिजिन पर अगर खड़ा हो जाऊं तो ये चीज, ये लाइन क्या होगी मेरे लिए, एक्स एक्सिस, ये वाली क्या हो गई, वाई एक्सिस, और ये वाली ऊपर जो जा रही है कौन सी हो गई, जेड एक्सिस। अब मैं इस जगह पर खड़ा हूं, मुझसे कोई पूछे कि आपके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, तो मैं बोलूंगा यार मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं और मेरे कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0। भाई अगर सिर्फ दो एक्सिस होती तो मेरे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते 0 0। अब तीन एक्सिस है तो मेरे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0, यानी कि तीनों 0 होंगे, तभी मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं। अब मैंने ये देखा ये कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे नंबर लिखे होंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, वहां 5। ऐसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 6। ऐसे जेड एक्सिस पे यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 4 लिखा होगा, और अभी मैं 0 0 पर खड़ा। अब मैंने क्या किया, अपने आप को 0 0 पे खड़ा करने के बाद मैंने अपनी डायरेक्शन किस तरफ कर ली, एक्स की तरफ, और एक कदम चला एक्स की डायरेक्शन। अभी मैं किस एक्सिस पर हूं, आप बोलोगे सर आप अभी एक्स एक्सिस के ऊपर। मैंने कहा अच्छा मैं एक्स की तरफ एक कदम चला तो मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, आप बोलोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट। वाई नहीं, वाई नहीं चेंज हुआ। जेड ये भी नहीं चेंज हुआ, हम मान के चल रहे कि मैं जमीन पे ही चल रहा हूं, तो जेड नहीं चेंज हुआ। तो आप बोलोगे कि जब मैं एक्स की डायरेक्शन में एक कदम चला तो मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट बदल गया, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट 0 था अब 1 हो गया, लेकिन y और z के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए क्योंकि मैं y और z की डायरेक्शन में चला ही नहीं। अब मैं फिर से x की डायरेक्शन में एक और आगे बढ़ा, पहले x के 1 पे था अब x के 2 पर आ गया। अब आप बोलोगे फिर से आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ मगर y और z चेंज नहीं हुए। मैं फिर से एक और कदम आगे बढ़ा,
मैंने कहा अब अभी भी मेरा एक्स ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ना वाई चेंज हुआ ना जेड चेंज हुआ, मैं किस एक्सिस पे खड़ा हूँ, एक्स एक्सिस पे। अगर मैं यहाँ से चलते 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 बिल्कुल सीधा आगे निकल जाऊं तो आप बोलोगे सर आपका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, और वो भी कौन सा, ओनली ऑन एक्स कोऑर्डिनेट। इस बार ना तो आपका वाई चेंज हुआ ना ही आपका जेड चेंज हुआ। इसका मतलब ये जो मोशन था, इस मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इस तरीके का मोशन करते हुए देखते हैं तो इस तरह के मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट्स में से जो उसकी पोजीशन को बताते हैं एक्स वाई और जेड, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसके मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और आसान शब्दों में इसी को फिजिक्स में क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन, या आप बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे तो तुम ये बोल देना कि वो जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा है, वो है वन डायमेंशनल मोशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग। मान लीजिए अगर मैं इस मार्कर को लेता हूं, ध्यान से सुनना, और इस मार्कर को उठा करके अगर मैं यहाँ इस जगह पर ओरिजिन पे रख देता हूँ और ओरिजिन से इसे ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, कहाँ फेंकता हूँ, ऊपर की तरफ। तो जब ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन। इसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, कौन सा वाला, जेड कोऑर्डिनेट। अब खाली जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, अब की बार वाई और एक्स नहीं चेंज हो रहे, तो मैं बोलूंगा कि ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और वो भी कौन सा, ओनली ऑन जेड कोऑर्डिनेट। तो इस तरह के मोशन को बोलूंगा वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि आप सिंपल एग्जांपल अगर देना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऊपर से नीचे छोड़ा तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। अगर हवा की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो बिल्कुल स्ट्रेटली गिर रहा है, और जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो खाली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका कौन सा, जेड कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब मैं इस तरह के मोशन को क्या नाम दे दूंगा, वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक फ्रीली गिरते हुए ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं और एक बिल्कुल सीधी रोड है, और आप उस सीधी रोड के ऊपर चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में गाड़ी चलती ही चली जा रही, तो आपका मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो आप इस तरह के मोशन को क्या बोलोगे, वन डायमेंशनल मोशन। और इसी का दूसरा नाम मैंने पिछली क्लास में बता दिया, इसे बोलते थे रेक्टिलिनियर मोशन भी। और हमारे चैप्टर का नाम देख लो क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये तीनों बातें बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इस चैप्टर में आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन पढ़ने वाले हो, इसका नाम क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। इस तरह के मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन, या मान लीजिए ये आपके पास क्या बनी हुई है, एक्स एक्सिस। आपको ये पता है कि आपको सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने होते हैं, ओरिजिन से। तो मान लीजिए मैंने इस जगह को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से चलते 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 कोई ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, किसी पॉइंट पी के ऊपर, और मुझे अब ये पता करने की ये कहां पहुंचा। तो अब मुझे ना सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहे, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मुझे इसकी पोजीशन के बारे में बता देगा। तो क्यों, क्योंकि इसका मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर हमें तीनों में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता हुआ दिखेगा, बाकी चेंज हो ही नहीं रहे तो उनकी हमें बात ही नहीं करनी। तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मेजर कर लेंगे तो हमें वन डायमेंशन के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है उसे बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब इसकी डेफिनेशन सुनिएगा, क्या लिख सकते हैं आप एग्जाम में, आप सिंपल वे में लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर इस तरह से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन। हम किसी ऑब्जेक्ट को वन डायमेंशनल मोशन में तब कहते हैं इफ ओनली वन, ओनली ऑफ इट्स थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, सिर्फ एक इनके तीनों कोऑर्डिनेट्स में से जो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं चेंजेस विद टाइम, वो टाइम के साथ अगर क्या हो, चेंज हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट एक्स का हो, चाहे वो वाई का हो, चाहे वो जेड का हो। इस तरह के मोशन को या इस तरह के मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हम ये बोलेंगे कि ये जो मोशन है
वो वन डायमेंशनल मोशन है। और इस तरह के मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसका एग्जांपल क्या है? ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके की क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? यानी कि an object is said to be in one dimensional motion if only one out of its three coordinates changes with time. In this motion, object moves along a straight line is called one dimensional motion. तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये था वन डायमेंशनल मोशन। अब हम जरा टू डायमेंशंस और थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं। मैं इसे एक बार फिर से सेट करता हूं और फिर हम दोबारा यहीं पर आएंगे। सुनिएगा जरा ध्यान से। अब देखिए जरा, हम फिर से बात करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अब सुनिए, व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन, किसे कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन? ध्यान देना, यहां लिख देता हूं नंबर 2, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। देखो भाई, मैंने क्या कहा? अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो टू डायमेंशनल मोशन, और अगर तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो कहा जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका क्या मतलब है? सुनो, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से दो एक्सिस बना दी। एक ये रही एक्स एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस बनाई इसे मैंने बोल दिया क्या? वाई एक्सिस। अब इस जगह पर है ओरिजिन 0, इसको मैं थोड़ा सीधा ड्रॉ कर लेता हूं। अब यहां पर 0, इस जगह पर 1, इस जगह पर 2, इस जगह पर 3, इस जगह पर 4, और ऐसे यहां पर 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब मैंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट ना बड़े अजीब उल्टे सीधे रास्ते की तरीके से इस तरह से चलते हुए जा रहा, ये चला गया। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पहले देखा कि इसकी पोजीशन क्या थी, तो पता लगा ये पहले 0 0 पर था। अब इसे देखने की कोशिश की कि ये कहां पर है, तो ये पता चला कि यहां पर, अगर हम, चलो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक से ड्रॉ, इस तरीके से मैंने देखा तो मुझे ये पता लगा कि ये यहां पर आ गया। किस पर? मान लीजिए 1 1 पर आ गया। इसी तरीके से जब इसको मैंने देखना शुरू किया तो ये यहां से इस तरीके से चला, तो अब की बार ये x का 2 हो गया, लेकिन y का यहां पर हो गया 1.8। याद रखना, ये 2 के सामने नहीं है, कुछ और हो सकता है। इसी तरीके से जब मैंने इसको 3 पर देखा तो 3 पर इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और हो गए, यहाँ पर कोई और ही कोऑर्डिनेट बदल गए। तो इस तरीके से जब हमने इसके मोशन को देखना स्टार्ट किया, समझना शुरू किया, इस तरीके का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, तो हमने देखा पहले ये 0 था, ये भी 0 था, ये 0 से 1 हो गया, और ये 0 से 1 हो गया। फिर ये वाला 1 से 2 हो गया, और ये वाला 1 से बढ़ करके 1.8 हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए अगला 3, और यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तो ये 3 हो गया, और ये बदल करके 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर दोनों ही कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। और ऐसे मोशन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इसे हम लोगों ने नाम दिया टू डायमेंशनल मोशन। ये बात यहां से इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगी, मैं भी समझाऊंगा इस चीज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स, वाई और जेड। अब अगर इन तीनों में से कोई एक बदलेगा, सिर्फ एक बदले और बाकी ना बदले, तो वन डायमेंशनल मोशन। और अगर तीनों में से कोई 2 बदले, कोई एक ना बदले, तो आप इसे बोलोगे टू डायमेंशनल मोशन। अब वो 2 कोई से भी हो सकते हैं, एक्स और वाई बदले, या वाई और जेड बदले, या एक्स और जेड बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी 2 कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं तो आप ऐसे मोशन को बोलोगे टू डायमेंशनल मोशन। मैं एक बार ना इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये इतने क्लियर वे में ना ड्रॉ हुआ नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा इसको सही से ड्रॉ कर दूं, फिर आपको ये बात ठीक ढंग से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये आपके पास आपकी वाई एक्सिस थी और ये वाली आपकी एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी और यहाँ पर एक्स एक्सिस। ये मेरे पास था 0, इस जगह पर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, और इस जगह पर भी 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 और फिर ये 5।
एंड सो ऑन। और यहां से कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से होते हुए ऐसे चलते हुए चला गया आगे तक। अब मैंने देखा कि अभी इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप बोलोगे सर 0 0। थोड़ी देर बाद देखा कि अब 1 पे इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे x का 1 है और y का कितना हो गया 2। जब मैंने यहाँ पर देखा 2 के ऊपर इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, तो अब ये थोड़ा सा ना आगे चला गया, तो आप बोलोगे x का 2 और y का 2 से थोड़ा ज्यादा, चलो 2.2 ले लेते हैं। 3 पर जब इसको चेक करने की कोशिश की तो 3 पर पता चला कि इसके कोऑर्डिनेट x का कितना है 3 और y का भी 3 या 3.1, 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। 4 पर जब इसको चेक करने की कोशिश की तो 4 पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4,5। तो जब आपने देखा कि यार आपका कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे चलते हुए इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमने ये देखा यार x जो है वो 0 से बढ़ करके 1 हो गया और ये 0 से बदल करके कितना हो गया 2, फिर ये 1 से 2 हो गया, फिर ये 2 से 3 हो गया और इसका y कोऑर्डिनेट 2 से 2.2, 2 से 3.1, फिर ये 3 से 4 हो गया और ये 3.1 से कितना हो गया 5। तो आप देख रहे हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन के दौरान उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, x भी बदल रहा है और साथ के साथ y भी बदल रहा है। तो ऐसे मोशन में जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो आप बोलोगे सर अब हमारा ऑब्जेक्ट ना ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिसकी वजह से इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और साथ के साथ वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोगों ने नाम दे दिया 2 डायमेंशनल मोशन। आसान शब्दों में अगर बोलूं तो मैं ये कहूंगा अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में चले तो उसके मोशन को बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में चले, लंबाई में भी चले और चौड़ाई में भी चले, तो उसे बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। पिछले वाले मोशन में ऑब्जेक्ट सिर्फ एक लेंथ में चल रहा था, सिर्फ लंबाई में, तो वो था 1 डायमेंशन। अब की बार ऑब्जेक्ट लंबाई में भी चल रहा है और चौड़ाई में भी चल रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो इसके मोशन को बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से और तसल्ली से सुनना। देखिए जरा, अब देखिए सुनिए, मान लीजिए मैं इस जगह पर खड़ा हूं 0 0 पर, ओरिजिन पर खड़ा हूं। अब मैंने सबसे पहले x की डायरेक्शन में अपना फेस कर लिया, मैं x की डायरेक्शन में एक कदम चला, मेरा x बदला, y और z नहीं बदला। फिर x की डायरेक्शन में 2 कदम चला, मैं x के 2 पे आ गया हूं। अब मैं y की तरफ घूमा और y की डायरेक्शन में 1 कदम चला, फिर 2 कदम चल गया। अब मैं ये बोलूंगा कि मैंने इस बारी x की डायरेक्शन में भी मोशन किया, y की डायरेक्शन में भी मोशन किया। इसका मतलब मैंने इस बारी दो डायरेक्शन में मोशन किया है, मतलब मेरा जो मोशन है वो कैसा मोशन है, वो है 2 डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में चलता है। मतलब अगर मैं इस तरीके से जाऊं आगे और फिर घूम करके ऐसे आ जाऊं नीचे, तो आप बोलोगे सर ये आप गए x की डायरेक्शन में, फिर वापस घूम करके आप यहां से गए और यूं घूम करके आ गए, तो आप x की तरफ भी चले, y की तरफ भी चले, तो आपने दो डायरेक्शन में मोशन किया, तो आपका मोशन कैसा हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। कैसा हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। अब मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, यानी कि अगर मैं जमीन पर खड़ा हूं इस जगह पर और यहां पर खड़ा हो जाऊं और खड़ा होकर के अगर मैं ऐसा मोशन करूं कि मैं लंबाई में भी चलूं और चौड़ाई में भी चलूं, तो मेरे मोशन को आप क्या बोल देना 2 डायमेंशनल मोशन। अगर मैं मोशन करता हूं लेंथ में भी और किसमें ब्रेड्थ में भी, तो मेरे मोशन को आप बोलोगे 2 डायमेंशनल मोशन। अब मान लो मैं यहां पर खड़ा, मैंने क्या किया, मैं यहां पर खड़ा रहा, आगे गया, गोल घूमा और गोल घूम करके ऐसे वापस आकर के यहाँ पर दोबारा पहुंच गया यहाँ पर, तो मेरे मोशन को क्या बोलोगे 2 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि जब मैं गोल घूमा तो मैं x की डायरेक्शन में भी गया और घूम करके फिर y की डायरेक्शन में भी घूमा। देख लो ये y एक्सिस है आपकी और ये कौन सी x एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ सर्कुलर पाथ का जो मोशन है वो 2 डायमेंशन है, क्योंकि जब कोई चीज सर्कल पे घूमेगी तो वो लंबाई में भी जाएगी और चौड़ाई में भी जाएगी और इस तरीके से घूमेगी, तो उसके मोशन को आप 1 डायमेंशन नहीं कहोगे, उसे बोलोगे 2 डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब ये हुआ सर जरूरी थोड़ा ना x की डायरेक्शन में y की डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं पहले यहां से x की डायरेक्शन में चलूं, ठीक है जी, x की डायरेक्शन में चला, उसके बाद मैं यहां से जमीन से ऊपर उठते उठते z की डायरेक्शन में चलना शुरू करूं, तो अब मैं बोलूंगा कि मैं x की डायरेक्शन में भी चला, z की डायरेक्शन में भी चला, लेकिन y में नहीं चला, तो y नहीं बदला, सिर्फ x और z बदले, तो इस टाइम पर भी जो मेरा मोशन होगा उसे मैं बोलूंगा 2 डायमेंशनल मोशन। एक छिपकली अगर इस दीवार पर चलना शुरू कर दे
और वो छिपकली अगर इस दीवार पर चले, ऐसे आगे की तरफ चले, फिर ऊपर चले, फिर नीचे आ जाए, फिर कहीं भी जाए, तो आप बोलोगे सर इस दीवार पर अगर छिपकली चलेगी ना तो वो एक्स की डायरेक्शन में चल रही है और जेड की डायरेक्शन में चल रही है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो छिपकली का दीवार पर चलने का जो मोशन होगा वो भी कैसा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। अगर मैं इस जमीन पर चलता हूं तो मेरा मोशन कैसा है, मैं बोलूंगा सर मैं बिल्कुल सीधा चल सकता हूँ, स्ट्रेट, मैं आगे जा सकता हूँ सीधा, लेफ्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ, यानी कि मैं लंबाई में भी चलूंगा, चौड़ाई में भी चल सकता हूँ। इसका मतलब मैं दो डायरेक्शन में चल सकता हूँ। मेरा मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। और मेरा ही नहीं भाई, इस जमीन पर रहने वाली हर वो चीज जो जमीन से टच कर करके चलती है, हर उस चीज का मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। चाहे आप कीड़े मकोड़े, जानवर, कछुआ, सांप, मगरमच्छ कुछ भी ले लो, वो सारे के सारे इस जमीन पर जब चलते हैं तो लंबाई में भी चलते हैं, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में भी चलते हैं, वाई की डायरेक्शन में भी चलते हैं। तो जमीन पर चलने वाली हर एक चीज जो जमीन से चिपक करके चलती है, उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। तो गाड़ी का मोशन 2 डायमेंशनल मोशन, अगर वो जमीन पर ही चल रही है तो इसे बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। तो हर वो चीज जो जमीन पर रेंगते हुए चलती है, टच करके चलेगी, उसका मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। अच्छा, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो जमीन है इससे हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन। इसे क्या बोलते हैं, प्लेन। देखो प्लेन है ना, बिल्कुल बराबर है, तो इसे बोल रहे हैं ये एक प्लेन है। तो इस प्लेन के ऊपर जो हम मोशन कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल मोशन है। तो कई बार इसे एक नाम से और जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। तो हमारी किताब में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें अभी जो चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर सही मायने में बोला जाए तो वो है मोशन इन 1 डायमेंशन। और अगला चैप्टर जो होगा उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन। लेकिन उस चैप्टर का नाम मोशन इन 2 डायमेंशन ना लिखने के बजाय क्या लिखा हुआ है, मोशन इन अ प्लेन, के प्लेन में मोशन को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला मोशन पढ़ोगे और अगले चैप्टर में आपको यह भी पढ़ाया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा चलने के बजाय अगर लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, तो किस तरीके का मोशन होगा, उसे कैसे स्टडी करेंगे। तो इसीलिए अगला चैप्टर आपको ठीक से तब आएगा जब आपको ये पिछला वाला ढंग से आ जाएगा। क्योंकि भाई जब आपको एक सीधी लाइन में डायरेक्शन पता चलेगी, मोशन को समझना आता होगा, तभी तो आप दो डायरेक्शन के मोशन को समझ पाएंगे। इसीलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन एक तरीके से क्या हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कैसा मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। क्यों, सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है। अब अर्थ यूं सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो आप बोलोगे सन अगर अर्थ ऐसे आगे जा रही है तो वो लंबाई में भी चल रही है, अब जब वो घूम रही है तो वो चौड़ाई में भी जा रही है। तो इसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है, ये दो डायरेक्शन में घूम रही है, आगे भी जा रही है और साइड में भी जा रही है। तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन, ये एक एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, 2 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, आप सभी लोगों ने कैरम जरूर खेला होगा। तो कैरम खेलते वक्त आपने देखा है कैरम बोर्ड होता है, उस कैरम बोर्ड के ऊपर आप लोग कॉइन रखते हो, उस कॉइन को स्ट्राइकर से मारते हो, स्ट्राइक करते हो उसके ऊपर। तो जो कॉइन होते हैं कैरम कॉइन, वो एकदम से आगे जाते हैं, टकरा करके बगल में जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, इस तरीके से चलते हैं। तो एक ही प्लेन पर वो लेफ्ट राइट आगे पीछे चलते रहते हैं। तो कैरम के कॉइन्स का जो मोशन होता है वो मोशन भी कैसा होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि कैरम के कॉइन्स जो है ना वो लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं। तो उसका मोशन भी कैसा हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन। तो अब आप लोगों को एग्जांपल क्लियर हो गया। आप बोल सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ या एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। और दूसरा एक एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं, मोशन ऑफ कैरम कॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। तो आसान शब्दों में आप क्या बोलेंगे, आप ये कहेंगे एक ऐसा मोशन जिसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in 2 dimensional motion if only 2 out of its 3 coordinates changes with time. In such a motion object moves in a plane. इस तरह के मोशन में ऑब्जेक्ट प्लेन पर मूव करता है। एग्जांपल्स, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। इसके अलावा मोशन ऑफ कैरम कॉइन, ये कुछ एग्जांपल है, और भी एग्जांपल अभी मैं दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आप समझ गया 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं
थ्री डायमेंशनल मोशन। उससे आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा भाई थ्री डायमेंशन क्या होता है। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, उसे बोल दिया वन डायमेंशन, उसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। एक ऐसा मोशन सिर्फ लंबाई में डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट लेंथ में भी चले, ब्रेड्थ में भी चले, या जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो इसे बोल दिया हम लोगों ने टू डायमेंशनल मोशन। तो इसका मतलब एक ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट लंबाई में भी चले, चौड़ाई में भी चले और ऊंचाई में भी चले, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। और इस तरह के मोशन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों ही चेंज होते हैं, तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है क्या? थ्री डायमेंशनल मोशन। अब सुनिए एक एग्जांपल। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैं इस जगह पर खड़ा हूं, यहां पर। अभी मैं कहां खड़ा हूं? 0 0 पर, यानी कि मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं। अब मैंने अपने आप को किस डायरेक्शन में मूव किया? एक्स डायरेक्शन। फिर से मैं एक्स डायरेक्शन में चला। अब एक्स की डायरेक्शन में चला, एक्स कोऑर्डिनेट बदल गया। अब मैं इधर घूमा, अब मैं कौन सी डायरेक्शन में चला? वाई डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैंने वाई की डायरेक्शन में भी मोशन किया, यानी कि लंबाई में भी मोशन किया और चौड़ाई में भी। अब अगर मैं यहां से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाऊं, यानी कि मैंने एक्स की डायरेक्शन में भी मोशन किया, वाई की डायरेक्शन में भी किया और अब जेड की डायरेक्शन में भी कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इस बार मोशन कर तो रहा हूं मगर तीनों ही डायरेक्शन में भी, लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी, हाइट में भी। मेरा इस बार एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन, क्योंकि मेरे तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। यानी कि एक ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक्स की डायरेक्शन में भी चले, वाई की डायरेक्शन में भी चले, जेड की डायरेक्शन में भी चले, उसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। इस तरह के मोशन में ऑब्जेक्ट कहां मूव करते हैं? स्पेस के अंदर। स्पेस, ये पूरी जगह जो दिख रही है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेस। पहले वाले मोशन में ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, दूसरे मोशन में वो जमीन पर एक प्लेन पर चल रहा था, तीसरे मोशन में अब लाइन और प्लेन कुछ नहीं है, पूरा स्पेस, वो जहां मर्जी जाए, कैसे भी चले, किसी भी मोशन में हो, वो सारे के सारे मोशन को अगर हम देखें तो एक तरह से वो थ्री डायमेंशनल मोशन के ही एग्जाम्पल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बर्ड जमीन पर बैठी थी और मैंने उसको एकदम से पत्थर मारा तो वो बर्ड उड़ गई। जब वो उड़ेगी तो चिड़िया अगर उड़ती है तो चिड़िया उड़ते वक्त ना ऊपर की तरफ भी जाती है, आगे की तरफ भी जाती है और लेफ्ट में भी जा सकती है और राइट में भी जा सकती है। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि बर्ड का उड़ना कैसा मोशन है? आप बोलोगे सर थ्री डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि वो लेंथ में भी चलेगी, ब्रेड्थ में भी चल सकती है, हाइट में भी चल सकती है। जब वो उड़ेगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा और जेड कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। आप लोगों ने प्लेन को देखा होगा, एरोप्लेन को उड़ते हुए। जब एरोप्लेन इस तरीके से चलता है और टेक ऑफ करता है और जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो ऊपर उड़ने के बाद अब वो हाइट में भी चल रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और जरूरत पड़ने पर वो मुड़ता भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन का जो मोशन है, जब वो जमीन छोड़ करके ऊपर उड़ना शुरू कर देता है तो उस वक्त उसका जो मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, क्योंकि वो एक्स, वाई, जेड तीनों में से सारे कोऑर्डिनेट को चेंज करता है और वो लंबाई में भी जाता है, चौड़ाई में भी मूव करता है और हाइट में तो वो जाता ही जाता है। इसका मतलब एरोप्लेन का मोशन भी कैसा हो गया? थ्री डायमेंशनल मोशन। इसके अलावा आप लोगों ने कभी आग जलाई है? आग जब भी जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं। अब मैं आपसे पूछूं कि धुएं का मोशन क्या होता है? क्या धुआं बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है? आप बोलोगे नहीं। क्या सिर्फ साइड में फैलता है? आप बोलेंगे नहीं। आप सीधा बोलोगे सर धुआं जो निकलता है ना, उसके अंदर जब हम देखते हैं तो धुआं इस तरीके से फैलते हुए जाता है। इसका मतलब जब धुआं फैल रहा है तो धुएं के मॉलिक्यूल या गैस का एक छोटा सा मॉलिक्यूल या गैस का एक छोटा सा पोर्शन भी अगर आप कंसीडर करते हो तो आप देखोगे वो गैस का पोर्शन ना आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब आसान शब्दों में बोलूं तो धुएं का जो मोशन है वो एक थ्री डायमेंशनल मोशन है। आप इसे अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं क्या? फ्रीली गैस मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बिल्कुल फ्री है। उस मॉलिक्यूल को आप छोड़ दोगे ना तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। लोग सिगरेट पीते हैं, जो धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है जी? वो ऊपर भी जाता है, फैलता भी है, आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। तो धुएं का जो मोशन है वो कैसा मोशन है? थ्री डायमेंशनल मोशन। पतंग उड़ाई होगी सभी ने, कोई मुझे बता सकता है सोच के कि पतंग का मोशन कैसा होना चाहिए?
थ्री डायमेंशनल। डायमेंशनल। हाँ बिल्कुल सही। अब आप लोगों के पास रीजन है कि सर जब हम पतंग उड़ा रहे होंगे तो पतंग ऊपर भी जा सकती है, लेफ्ट राइट भी जा सकती है, नीचे भी हो सकती है, और जब हम उसे ढील छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ भी बढ़ती है। तो इसका मतलब ना भाई, थ्री डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन हो गया जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों में ही मोशन हो सकता है, इसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, एक सवाल और छोटा सा, आपने समंदर के अंदर फिशेस को देखा होगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि फिशेस जो मोशन करती है पानी में वो कैसा मोशन होता होगा? 3D। टू डायमेंशन। टू डायमेंशन कैसे भाई? सर वो सीधे जाएगी और लेफ्ट राइट जाएगी, हाँ, मगर ये है कि वो नीचे भी जा सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, इसका मतलब वो नीचे भी जा सकती है, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम इंसान जो है जमीन पर चलते हैं तो हमारा मोशन टू डायमेंशन, लेकिन अगर हम लोग पानी के अंदर चले जाए स्विमिंग पूल में, तो हम स्विमिंग पूल में जब तैरते हैं तो नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, दाएं भी जा सकते हैं और बाएं भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, मैं अभी फिर से बता दूंगा, लेकिन मेन चीज है इसकी रियल फील। तुम्हें लगता होगा कि सर यार एक टॉपिक को इतना लंबा क्यों खींच देते हैं? मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ये ऐसा है ही। आप किताबों से इसको पढ़ोगे ना तो आपको पल्ले नहीं पड़ेंगी ये बातें कि यार ये क्या मतलब है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दो चेंज हो रहे हैं तो तीन चेंज हो रहे हैं। ये रटना बड़ा आसान होता है, बच्चे याद कर लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो वन डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो तो टू डायमेंशन, तीनों चेंज हो तो थ्री डायमेंशन, तो ये याद आराम से हो जाएगा। लेकिन इसका जब तक मीनिंग नहीं क्लियर होगा ना, आप कर नहीं पाओगे। अब आपको लगेगा कि पेपर में सवाल पूछेंगे कि चलो बताओ बेटा वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, टू डायमेंशन किसे कहते हैं, थ्री डायमेंशन किसे कहते हैं। गलत हो सकता है, गलती से पूछ ले, सीधा आपको एक एग्जांपल दे देंगे और बोलेंगे चलो बताओ इसका मोशन कैसा है, क्या ये वन डायमेंशनल है, क्या ये टू डायमेंशनल है, क्या ये थ्री डायमेंशनल है। तो ये चीजें ऐसी होंगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ सवाल पूछे जाएंगे, तो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अच्छी बात है। लेकिन वही चीज है कि खाली डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें चीजों की नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए जी, तो मैं अब इसे रब कर रहा हूं, एंड आई थिंक अब आप लोगों को वन, टू एंड थ्री डायमेंशन मोशन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। अब देखिए जी, तो सभी लोगों को इसकी डेफिनेशन भी क्लियर है। अच्छा एक बात सुनो, मैंने कहा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, तीनों में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। और अगर किसी कोऑर्डिनेट के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक भी कोऑर्डिनेट ना चेंज हो तो क्या बोलेंगे, बताएगा कोई? एट रेस्ट। एट रेस्ट, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। तो याद रखना, ये कोऑर्डिनेट हमें कौन मेजर करके देता है? कल की क्लास में बताया था, रेक्टेंगुलर फ्रेम, ओ सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसी सिस्टम में हम लोग क्या लगा देते हैं? घड़ी। और घड़ी क्या बताती है? टाइम। और हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बताता है? पोजीशन। इसका मतलब अगर आपने टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखा और पोजीशन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, अगर एक ही बदला तो बोल देना जी मोशन कौन सा है, वन डायमेंशन। दो बदले तो टू डायमेंशन, और तीनों बदले तो थ्री डायमेंशन। और अगर एक भी नहीं बदला तो बोल देना कि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रही। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर, ये मोशन नहीं हो रहा। मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, पानी का पाइप, जो घर पे पानी का पाइप होता है जिससे हम गमले में पानी वगैरह देते हैं। उस पानी के पाइप को लूं और उसमें से पानी बहुत तेज धार में निकले और उसे ला करके जमीन पर पकड़ लूं, कस के इस तरीके से पकड़ लूं, और यहाँ से पानी बहुत तेजी से निकल रहा है, तो जो पानी निकलेगा वो आपको बिल्कुल सीधा जाता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे सर ये जो पानी का मोशन अभी दिख रहा है ये वन डायमेंशन। अगर मैं इसी पानी के पाइप को ऊपर उठा लूं ऐसे करके, अपने हाथ में ऐसे पकड़ लूं, तो ये पानी आपको ऐसे जाके गिरता हुआ नजर आएगा नीचे की तरफ। तो आप बोलोगे सर पानी आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी जा रहा है, मतलब अब पानी का मोशन टू डायमेंशनल हो गया, क्योंकि वो आगे भी चल रहा है और नीचे भी जा रहा है। अगर मैं पानी के पाइप के आगे अंगूठा लगा दूं और उसको दबा के और पूरा इस तरीके से छिड़क दूं चारों तरफ, तो आप बोलोगे सर अब जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि पानी चारों तरफ बिखर रहा है,
फैल रहा है, इसका मतलब इस टाइम पर उस पानी का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। अच्छा एक बात जवाब देना, एक बात का, मान लो मेरे पास एक बाल्टी पानी है, मैंने उसे जमीन पर उड़ेल दिया, अब पानी फैलना शुरू हो जाएगा, कैसा मोशन होगा इस पानी का? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। लेकिन जब यही पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वेपर बन जाएगा तब इसका मोशन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। और जब ये पानी आसमान में जाकर के जब इसका क्लाउड बन जाएगा और बारिश हो रही है और हवा नहीं चल रही, तब इसी पानी का मोशन 1 डायमेंशन, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा आकर के गिरेगा। ठीक है ना? तो आपको अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार, एक ही चीज अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव कर रही है। और मुझे एक बात की खुशी है कि आप लोगों को डेफिनेशन भले ही याद हो ना हो, वैसे तो हो गई होगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल क्लियर है कि हाँ यार, ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या है। और अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर वे में बता दूं, हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हम लोग इस चैप्टर में बाकी किसी मोशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उस मोशन को पढ़ेंगे जो कैसी लाइन में होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। दैट्स इट। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम मोशन इन 2 डायमेंशन को भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत मोशन इन 3 डायमेंशन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन धीरे धीरे और आगे आप चलते जाओगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरे का पूरा इसका एक बेसिक पार्ट था। ये चीजें अब आप जान गए। अब मोशन फिर से पढ़ोगे आगे, दोबारा मोशन पढ़ना अगले चैप्टर में भी, लेकिन तब मुझे ये 1 2 3 नहीं पढ़ाना होगा, तब मैं सीधा ही मोशन स्टार्ट करूंगा। तो यहां तक की बात जो थी वो क्लियर है। अब हम इसके आगे की बात स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बस। चलिए जी, तो 1 डायमेंशनल मोशन क्लियर है, 2 डायमेंशनल मोशन क्लियर है, 3 डायमेंशनल मोशन क्लियर है। जब भी आप कभी एग्जाम वगैरह में लिखते हैं तो अगर आपको 1 डायमेंशन की बात बतानी हो तो आप ऐसा डायग्राम दिखा सकते हो। यहाँ ओरिजिन बना दो और यहाँ लिख दो पॉइंट P, इसे लिख दो एक्स एक्सिस और यहाँ पर मैंने लिख दिया x। इसका मतलब है कि पॉइंट P पे कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मोशन कौन सा है? 1 डायमेंशन। इसके लिए खाली एक ही कोऑर्डिनेट नापना पड़ेगा क्योंकि बाकी के 2 कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे। अब आपका अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल में मोशन कर रहा है तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन और आपका पार्टिकल जो है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पॉइंट P पे पहुंच गया। पहले वो x की डायरेक्शन में चला, कितना चला जी? x। फिर वो y की डायरेक्शन में चला, यहाँ पे कितना चला? y। तो जिस जगह पे पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x और y। तो इस केस में आपको x भी चाहिए, y भी चाहिए। ये वाला जो मोशन है वो कौन सा है? 2 डायमेंशनल, क्योंकि ये x की डायरेक्शन में भी जा रहा है और y की डायरेक्शन में भी जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये मेरा x एक्सिस, इसे मैंने z बोल दिया और इसे नाम दे दिया मैंने y एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है? ओरिजिन। मेरा ऑब्जेक्ट पहले x की डायरेक्शन में चला, कितना? x डिस्टेंस। उसके बाद यही ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चला जी? y की डायरेक्शन में चला। इस तरीके से यहाँ से इधर गया x, फिर यहाँ पर से यहाँ आया तो y और फिर यहाँ से धीरे धीरे कहाँ चला गया? ऊपर। तो यहाँ पर पहुंच गया P पे, ये कितना ऊपर गया? z। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z। तो अब आप बोलेंगे इसमें x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, z भी बदल रहा है। तो ये वाला जो मोशन हो गया कौन सा हो गया? 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये बात आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है, कंफर्म है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैंने इसके नोट्स लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को वो नोट्स सेंड कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलिए जी, शुरू करते हैं फिर इसके आगे की बात। ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स ऐसी ही है। एक्चुअल में ये अभी आपका ना थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है। अब धीरे धीरे आप लोग ना इसके मैथमेटिकल पार्ट पे आओगे, जहां पर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जहां पर हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे, सवाल करने होंगे और टीचर्स हमसे कुछ लॉजिकल सवाल भी पूछ सकते हैं वाइवा के अंदर। हम उनके बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ बताऊंगा। अब भाई यूं समझ लो, अब हम ना मोशन की स्टडी शुरू करने वाले हैं। लेकिन यार देखो, मोशन की स्टडी करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल दे,
मान लो मुझे एक बच्चे को ये सिखाना है कि इस बोर्ड का साइज कैसे नापते हैं। ध्यान से सुनना, आपको बात समझ में आएगी। तो आप बोलोगे ठीक है, हाँ बोर्ड का साइज नापना है। तो मैं बोलूंगा बेटा बोर्ड का साइज नापने के लिए आपको बोर्ड का एरिया नापना पड़ेगा। तो बच्चा बोलेगा अच्छा एरिया नापूंगा तो बोर्ड का साइज पता चल जाएगा। सर पहले ये बता दो एरिया किसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे बोर्ड का साइज मेजर करना सिखा रहा हूँ और मैं उसको एरिया बताऊं ही ना क्या होता है, तो वो साइज कैसे मेजर करेगा। तो मेरा पहला काम होगा कि मैं उसे एरिया समझाऊं। फिर मैं बोलूंगा एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तब वो बोलेगा सर लेंथ और ब्रेड्थ ये भी समझा दो। तब मुझे लेंथ भी पढ़ानी पड़ेगी, फिर ब्रेड्थ भी पढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब तरीका ये हुआ कि मैं पहले उसे लेंथ समझाऊं क्या है, फिर ब्रेड्थ समझाऊं क्या है, फिर बताऊं कि एरिया नाम की कोई चीज होती है, फिर बताऊं उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उससे एरिया निकलता है। फिर बोलूं देखो बोर्ड का एरिया आपको ऐसे निकालना है। तो इस तरह से आप बोर्ड का एरिया मेजर कर पाओगे, बोर्ड के साइज को नाप सकोगे। ठीक इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, कोई गाड़ी है बहुत तेजी से जा रही है और बस मैं उसे उठाऊं और उसके मोशन को पढ़ना स्टार्ट कर दूं। नहीं, उसके लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। वो चीजें जब तक आपको नहीं आएंगी आप मोशन की स्टडी नहीं कर सकते। और वही चीजों की शुरुआत अब मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में कब कहां किधर से आके तुम्हें यूज करनी पड़ जाएगी इसका कुछ भी भरोसा नहीं। इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीजें कुछ आपको पता भी होंगी और कुछ मैं बताऊंगा। और क्योंकि ये 11th क्लास है, साइंस ले रखी है, तो अब की बार हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो सुनिए ध्यान से। और आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम बात करते हुए चलेंगे। मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिस्टेंस, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन ये वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वही पहले वाली क्लासेस के, लेकिन अब की बार हम इनको थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से जानेंगे और इस तरह से जानेंगे कि हम इनका इस्तेमाल करके किसी चीज के मोशन को स्टडी कर सकते। और याद रखना अब काम ऐसे नहीं चलेगा कि तुम्हें बस वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है हो गया, क्योंकि तुम्हें उस वेलोसिटी को पढ़ने के बाद उसे यूज करना है और यूज तब कर पाओगे जब आपको उसकी सच में नॉलेज होगी। तो इसलिए अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मोशन को स्टडी करने वाले जरूरी जो पैरामीटर है, जो टर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल करने वाले हैं और उन्हीं की हम लोग पहले स्टडी करें। तो हम एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद इन्हीं के साथ साथ धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अब तक जो पढ़ाया अभी तक का वो सारा कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट था और वो सब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर भी होगा, एकदम सही से याद भी होगा। चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं आज का एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, इसी पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो ये जरूर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज डिस्टेंस या फिर व्हाट इज पाथ लेंथ? नहीं? अरे भाई कोई बताओ व्हाट इज पाथ लेंथ, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस किसे कहा जाता है? अरे कोई नहीं बोलेगा, ये तो गलत है यार। अच्छा सुनो मैं बताता हूं, देखो व्हाट इज पाथ लेंथ, व्हाट इज डिस्टेंस। सिंपल वे में आप लोगों ने आज तक सिर्फ डिस्टेंस नाम सुना होगा। मेरे हिसाब से पाथ लेंथ आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब सुनिए व्हाट इज पाथ लेंथ। ओके हाँ बोलिए जी, किसी ने हैंड रेज किया है? सर हाँ बोलो। सर किसी ऑब्जेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके पुराने हाँ बोलो बोलो। न्यूमेरिकल वैल्यू सर किसी उसके डिस्टेंस का मेजरमेंट, उसके डिस्टेंस का मेजरमेंट। अभी अभी भूपेश ने मैसेज किया, वो सही बताया उसने। ओके ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा दूरी किसे कहते हैं? आप बोलोगे सर दूरी के मेजरमेंट को ही दूरी कहते हैं। ये कैसी डेफिनेशन है? न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ओके सर डिस्टेंस मतलब न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ओके ओके चलो भाई ठीक है। ओके चलिए अब माइक बंद कर दीजिए, मैं बताता हूँ। देखो भाई कोशिश की बहुत अच्छी बात है, सही है, लेकिन
अब आप 11th क्लास में आ गए हो, आपको चीजें अच्छे से एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। और अब देखना, मैं भी आपको यही बात बताऊंगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे, कई बार ऐसे लोग चुप हो जाते हैं, यार डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन दूं, क्या बोलूं, डिस्टेंस क्या होता है। सुनना ध्यान से, तसल्ली से सुनो। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक पॉइंट है, कौन सा, ए, और यहां से कुछ आगे चल करके एक और पॉइंट है, कौन सा, बी। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से चल करके बी पे जाना चाहता है, तो आप बोलोगे सर वो ए से चले और चलते 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 इस रास्ते से होते हुए बी पे पहुंच जाए। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ए से चले और ऐसे गोल घूमे और घूम करके इस रास्ते से बी पे पहुंच जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ए से चलना स्टार्ट करे और इस तरीके से चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और फिर वो कहां पर पहुंच जाए, कि वो बी पर पहुंच जाए इस तरीके से। एक तरीका ये भी है कि वो यहां से स्टार्ट करे और घूमते फिरते ऐसे चलते चलते फिर वो कहां पहुंच जाए, बी पर पहुंच जाए करके। तो आप बोलोगे ए से बी तक जाने के कोई एक रास्ता थोड़े ना, बहुत सारे रास्ते, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। ये जो रास्ते आपको नजर आ रहे हैं ना, इन्हीं रास्तों को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ। पाथ मतलब रास्ता, हिंदी में देखना, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी भी रास्ते से होकर के जा सकता है, और ये जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होगी, उसकी जो एक्चुअल लंबाई होगी, उसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। क्यों पाथ लेंथ? क्योंकि भाई पाथ लेंथ नाम से ही पता लग रहा है, पाथ की लंबाई को ही पाथ लेंथ कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए से बी तक चलना शुरू करे और बिल्कुल सीधा चला गया, तो मैं बोलूंगा उसने इस पाथ को कवर किया है, इस पाथ के अलोंग गया है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ होगी, दिस लेंथ इज कॉल्ड पाथ लेंथ। इसी को बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड। यहां से इस पाथ को फॉलो किया तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वही क्या होगी, पाथ लेंथ। तो आसान शब्दों में आप बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल पोजीशन से चलना शुरू करता है और फाइनल तक पहुंचता है, तो इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए वो जिस रास्ते का इस्तेमाल करता है, उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होती है, दैट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। और उसी को सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में क्या नाम देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल में अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये शब्द इस्तेमाल करना बेटर रहता है, पाथ लेंथ। लेकिन ठीक है, डिस्टेंस भी बोल दो, कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी एनसीईआरटी ने पाथ लेंथ वर्ड यूज किया है, उन्होंने यही टॉपिक लिखा है, पाथ लेंथ। तो आप डेफिनेशन क्या दोगे, व्हाट इज पाथ लेंथ? तो आप बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट फॉलोज एनी पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दो पॉइंटों के बीच में किसी भी पाथ को फॉलो कर लेता है, एंड द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। यानी कि आप बोल सकते हैं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पाथ लेंथ। इसी पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं। आई थिंक अब आप बिल्कुल क्लियर हो। आसान शब्दों में बोल सकते हो, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो रास्ता कोई ऑब्जेक्ट चलता है जिसके ऊपर, उस रास्ते की लंबाई को ही पाथ लेंथ कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पाथ लेंथ या डिस्टेंस। अब सुन, कहते हैं कि डिस्टेंस में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैंने पढ़ा दिया व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो तुम मुझे ये बोलोगे सर मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप जब 10 किलोमीटर बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा, अच्छा 10 किलोमीटर तो बहुत दूर है यार, तुम काफी दूर से आते हो। तो बस 10 किलोमीटर से मुझे पता चल गया कि हाँ बहुत दूर है। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुमने बोला सर आपके घर के पीछे सिर्फ आपसे 5 मीटर की दूरी पर है। तो आप मैं समझ जाऊंगा, अच्छा 5 मीटर दूर यानी कि पास में ही है। इसका मतलब ये 10 किलोमीटर 5 मीटर ये डिस्टेंस है, और इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये डिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो सिंपल वे में बोल सकता हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट, इसकी जो
SI यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज मीटर। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ये समझा दूं, ये आखिर SI किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज SI? अरे नहीं पता? So international system. इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक ठीक ठीक, इसको उल्टा ही लिखा जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल है। ओके, एक मिनट, अब सुनना थोड़ा सा मैं बता दूं जरा, ये SI सिस्टम का मतलब क्या है। देखो यार, ऐसा है ना, अभी ना मुझे वक्त लगेगा चीजों को बताने में, क्यों, हर बार ऐसी चीज आ रही है जो आपके लिए नई है। अब जैसे मैंने वेक्टर स्केलर आपको पढ़ा दिया, अब जब कभी भी कहीं पे भी आएगा तो मुझे बार बार वेक्टर नहीं बताना, तो वो एक बार जो टाइम लगना था लग गया। अब एक बार ऐसा ही समझा दूंगा थोड़ा सा क्या होता है, फिर आगे आप कहीं पे भी ऐसा ही दिखेगा, फिर मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए शुरुआत है, नई नई चीजें, इससे थोड़ा सा वक्त लग रहा है। सुनिए, एक्चुअल में इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वहां यूनिट्स वगैरह के बारे में बात करनी है। अब इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल है, ये क्या है मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। पता है, हमारी साइंस आज से नहीं बनी, बहुत पहले से ही हम लोग साइंस के बारे में देखते जा रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, नई नई चीजें इन्वेंट करी और वो हमें दे करके चले गए। अब उन्हीं चीजों को पढ़ते जा रहे हैं। पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के साइंटिस्ट पैदा हुए, अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह से चीजों को वो नापते थे। अब हमारे यहाँ पे अगर कोई बोले कि भाई मकान खरीदना है, तो आप बोलोगे ठीक है जी, कितने गज का मकान चाहिए, तो मकान को हम यहाँ पे गज में नाप लेते हैं। शायद किसी जगह पर गांव में जाओगे तो बीघे में मकानों को नापा जाता है। कहीं पर कई लोग अलग अलग तरीके के यूनिट यूज करते हैं। किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहां पर लंबाई को फुट में नापते हैं, हम लोग यहाँ पर मीटर में नाप लेते हैं। हम लोग यहाँ पर वजन को किलोग्राम में नापते हैं, वो लोग पाउंड में नापा करते हैं। तो ऐसे ना भाई, अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरह की चीजों को नापते थे, अलग अलग तरीके से नापते थे। अब मान लो मुझे तो पता है कि 1 मीटर इतने बड़े डिस्टेंस को बोलते हैं, और किसी और को फुट के बारे में पता है कि इतना बड़ा डिस्टेंस 1 फुट होता है। अब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ की चीजों के बारे में पता है। अब मैं मान लीजिए मैंने कोई चीज बना ली, कोई चीज तैयार कर ली, कोई चीज इन्वेंट कर ली, और वो इन्वेंट करने के बाद मुझे वो दूसरी कंट्री वालों के साथ शेयर करनी है, या उन्होंने कुछ नया बनाया और वो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी बता दे। अब मैं जाके बोलूं भाई मेरे पास एक मशीन है, उसकी लंबाई है 4 मीटर। अब वो सिर हो जाएगा, कह रहा है 4 मीटर ये क्या होता है भाई, मीटर तो मुझे नहीं पता। अब मैं बोलूंगा यार मीटर मतलब ये ऐसा होता है, मैं उसे समझाऊंगा कि भाई 4 मीटर इसे कहा जाता है, तो बोलेगा मेरे को नहीं पता, मेरे को तो फुट पता है, मुझे फुट में बता दो। अब मैं बोलूंगा यार मुझे तो फुट नहीं पता, तो इसका मतलब अब वो किसी और यूनिट को जानता है, मैं किसी और यूनिट को जानता हूँ। अब जब हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। वो जो यूनिट जानता है उसको मैं नहीं जानता, मैं जो यूनिट जानता हूँ वो नहीं जानता। इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की यूनिट फेमस हो गई। सभी अपनी अपनी जगह पर, कोई पाउंड में वजन नाप रहा है, कोई ग्राम में नाप रहा है, कोई किलोग्राम में नाप रहा है। सब अलग अलग तरीके से अपने अपने वजन, अपने अपने टाइम, अपने अपने डिस्टेंस नापा करते थे। तो अब बात यह है कि यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। हम एक काम करते हैं कि सारे लोग मिलकर के एक यूनिट फिक्स कर लेते हैं, और वही यूनिट ना सब लोगों को आनी चाहिए। सारे लोग अपने अपने यहाँ पे इस यूनिट को जरूर पढ़ाएंगे, बताएंगे लोगों को, ताकि अगर एक देश का कोई आदमी किसी दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो उस एक यूनिट के थ्रू आपस में वो लोग इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके आसान तरीके से, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो उन्होंने बोला जी कौन सी यूनिट, कह रहे कोई ऐसे यूनिट जो हर जगह पर अच्छे से यूज हो जाए सही तरीके से। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम एक ना सिस्टम बना देते हैं यूनिट्स का। कैसा सिस्टम, कह रहे हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग ना लंबाई को मीटर में नापेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास को हम किलोग्राम में नापा करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें टाइम को हम सेकंड में नापेंगे। इसके अलावा और भी चीजें थी इसके अंदर, जो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहां बात करेंगे इसके बारे में। तो अब इन्होंने बोला ठीक है, अभी आप इन तीनों के बारे में जान लो क्योंकि अभी यही यूज होने वाली है। तो इन्होंने बोला एक ऐसा सिस्टम हम लोग बना रहे हैं जिसमें लेंथ को हम मीटर में नापेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे, मिनट और घंटे में नहीं, सेकंड में नापेंगे टाइम। सारे लोगों ने उस मीटिंग में बैठ करके बोला ठीक है, हमें मंजूर है, हम आज से लंबाई को मीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को किलोग्राम में नापेंगे। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक सिस्टम बन गया, ऐसा सिस्टम जो सारे देशों ने एक्सेप्ट किया, और इसीलिए
कोई चीज आपने देखा, जब हम खेलते वेलते हैं तो बोलते हैं भाई मैं एक स्टेट लेवल चैंपियन हूँ। स्टेट लेवल का मतलब मैं दिल्ली के लेवल पे खेला, दिल्ली हरियाणा के बीच में स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ। ऐसे एक होता है नेशनल लेवल, एक होता है इंटरनेशनल लेवल। तो ये जो बात थी सिस्टम, ये जो सिस्टम बनाया यूनिट्स का, ये इंटरनेशनल लेवल पर सारी कंट्रीज ने फॉलो किया, सारी कंट्रीज ने। इसीलिए हमने बोला कि ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनल लेवल पर सब लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल, या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसे SI लिखा जाता है। ये जिन्होंने लिखा उनकी लैंग्वेज में इसको सिस्टम इंटरनेशनल ही पढ़ते थे। कोई नहीं, आपको ये जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर तब बताऊंगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल से आप समझ गए कि तुम अपने घर में लंबाई को गज में नापो, सेंटीमीटर में नापो, किलोमीटर में नापो, जो मर्जी करो, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस चीज को किताबों में लिखते हो, किताबों में पढ़ते हो, या किसी दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो जनरली सब लोग यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को SI यूनिट तो आती होगी, ताकि हम SI यूनिट के थ्रू चीजों का लेन देन कर सके, एक दूसरे के डाटा को जान सके। ये था एक तरीका। तो आज भी हम लोग डिस्टेंस जो है वो किसी भी तरीके से नाप ले, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में लिखने की, तो जनरली हम SI यूनिट लिखते हैं। अच्छा, हमारी जो किताब है 11th की, इसमें इन्होंने पूरी सब जगह पर SI यूनिट को ही प्रेफरेंस दी है, सब जगह पर। लेकिन ऐसा नहीं कि SI यूनिट नहीं है तो कुछ और नहीं यूज कर सकते, करते हैं। कई जगह पर हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापेंगे, जब बहुत छोटी होगी तो मीटर में भी नापेंगे, किलोमीटर में भी नापेंगे। लेकिन जो SI यूनिट है वो मीटर है। इसमें हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैं उस टर्म को बताऊंगा कि वो चीज क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा वो स्केलर है या वेक्टर है, फिर मैं बताऊंगा कि उसकी SI यूनिट क्या है, क्योंकि ज्यादातर आपको SI यूनिट ही मिलेगी ज्यादातर। इसके अलावा और भी यूनिट थी, CGS यूनिट कहते हैं, MKS यूनिट है, सब अलग अलग तरह की। वो यूनिट हम जब पढ़ेंगे उस चैप्टर को तब हम बात करेंगे। तो अब आपको पता चल गया SI यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूं, इन शॉर्ट क्या, कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रास्ते का इस्तेमाल करता है, उस रास्ते को हम पाथ बोलते हैं, और उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसी को पाथ लेंथ कहा जाता है। इसी पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। और ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वो मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, तो क्लियर है। तो अभी के लिए तो इतना रहने देते हैं, बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास से भाई अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना हम जो चीजें पढ़ेंगे उसमें अब आपको थोड़े बहुत सवाल भी दिखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे। मैं यहाँ टॉपिक पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा भी, और कुछ क्वेश्चन दूंगा कि आप मुझे करके इसका जवाब। तो नेक्स्ट क्लास यहाँ तक की चीजें आप कर लेना, और नोट्स अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है।